गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक्स जीके का दूसरा वीडियो लेकर मैं आया हूं। आप लोग को स्टैटिक्स जीके का एक वीडियो मिल चुका है, आप लोग उसको देखे भी होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा जैसा मुझे उम्मीद है। और आप सभी उसका नोट्स भी बनाए होंगे। मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी स्टैटिक्स जीके को मजबूत करें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं या जो भी आपका परीक्षा हो चुका है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टैटिक्स जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप स्टैटिक्स जीके का कंप्लीट नोट्स बनाएं, इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपका स्टैटिक्स जीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो आप सभी इसको देखते रहें। इसके अलावा आप सभी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्टैटिक्स जीके का वीडियो जो भी है उसको आप शेयर भी करें, शेयर भी नहीं रोकें। अभी स्टैटिक्स जीके का आपका वीडियो कम ही जा रहा है, अभी एक वीडियो हम डाले हैं और आज दूसरा वीडियो डालने जा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी स्टैटिक्स जीके से वीडियो होगा वो सब आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा। आप उसको बारी बारी से देखें और उसके बाद इसका नोट्स बनाएं, तैयारी करें और इसके साथ आप इसको शेयर भी करते रहें। शेयर हमेशा करते रहना है। इसके अलावा आपका करेंट सीरीज भी चल रहा है। तो आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है स्टैटिक्स जीके का उसको हम देखते हैं। लेकिन ये दूसरा वीडियो है, आप पहला वीडियो जरूर देखें। जब भी पहला वीडियो जो भी लोग नहीं देखे हैं वो पहले उसको देखें, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपका पहला वीडियो से भी पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि वहीं से आपका क्रमानुसार शुरू हुआ है। तो पहले एक नंबर वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें और ये बार बार आप लोग देखते रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है स्टैटिक्स जीके। चाहे एनटीपीसी मेंस हो, ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी, सब में स्टैटिक्स जीके से प्रश्न आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज आप सभी इस वीडियो को शेयर करते रहें। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु, इससे पहले हम लोग देखे थे कि भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रीय झंडा, भारत के राष्ट्रीय राज चिन्ह, ये सब देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे उसी से संबंधित राष्ट्रीय क्या क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु आपको मालूम है कि बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। और बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम, जो भी कोष्ट में है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोष्ट में जो कुछ भी है वो आपका सब जीव वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। ध्यान रखिएगा कि बाघ का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस है। ध्यान रखिएगा, बाघ को 1973 ईस्वी में संरक्षण किया गया। ठीक है, बाघ को 1973 ईस्वी में संरक्षण किया गया था। उसी समय से आपका जो है वो बाघ को संरक्षित करके रखा है। अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में बाघों की संख्या 2943 बाघ है, जो विश्व के लगभग 70% बाघ हमारे देश में ही है। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो 1973 से संरक्षण शुरू हुआ। अभी जो है वो भारत में बाघों की संख्या 1963 है। आप इसको देख लेंगे। ठीक है, डाटा शायद 2963 ही होगा, आप इसको मिला भी लेंगे। तो इस तरह से आपका भारत में जो बाघ है उसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस लिलायस है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हर जीव का जीव वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मानव, आज का जो मानव है उसका भी जीव वैज्ञानिक नाम है। उसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है, यानी कि ज्ञानी मानव। आज के जो मानव हैं वो ज्ञानी मानव है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। आप लोग ध्यान रखेंगे और होमो सेपियंस को ही ज्ञानी मानव कहा जाता है। सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसी मानव का उद्भव हुआ था तो वो अफ्रीका महादेश में हुआ था और उस मानव का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस था। और वही पहला मानव था जिसका जीव वैज्ञानिक नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस था। उसके बाद क्रमानुसार बढ़ते गया और आज मानव जो है वो ज्ञानी मानव हो चुका है, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम आपका होमो सेपियंस है। ध्यान रखेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। इसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रिस लिलायस है। ठीक है, देखेंगे इसको। अगला कह रहा है कि भारत में पाया जाने वाला बाघ जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जो भारत में बाघ पाया जाता है वो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है
कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है कि मयूर है, मयूर, ठीक है। तो मयूर है और कभी कभी ऑप्शन क्या करता है कि नर मयूर और मादा मयूर दे देता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो नर मयूर उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर नर और मादा दे तो नर मयूर राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा और इसका जीव वैज्ञानिक नाम ध्यान रखेगा पावोक्रिस्टेटस है, यानी कि मयूर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावोक्रिस्टेटस है, आप इसको देख लेंगे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय फूल, तो भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है, तो आपको पता होगा कमल है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निलंबो न्यूसीफेरा है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम आपका निलंबो न्यूसीफेरा है, ठीक है। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है और इसका जीव वैज्ञानिक नाम फाइगस बंगालनिसिस है, यानी कि फाइगस बंगालनिसिस आपका बरगद का जीव वैज्ञानिक नाम है। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है और बरगद का जीव वैज्ञानिक नाम फाइगस बंगालनिसिस है, आप ध्यान रखेंगे। और ये कह रहा है कि फाइगस बंगालनिसिस यानी कि बरगद का जो वृक्ष होता है वो एकता और दृढ़ता का प्रतीक होता है, इसीलिए बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया। देखते हैं कि वो कितना बड़ा वृक्ष होता है और वो अपने जो है वो ऊपर बहुत सारे छोटे और बड़े जीवों को रहने के स्थान प्रदान करती है। तो इस तरह से एकता और दृढ़ता का प्रतीक के रूप में बरगद को अपनाया गया राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बरगद भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है और ये इसका जीव वैज्ञानिक नाम फाइगस बंगालनिसिस है, इसको मत भूलिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछता है, ज्यादातर आपका जीव वैज्ञानिक नाम पूछता है। आप सब, हमको पता है कि आप सभी ये लोग जानते होंगे कुछ कुछ, लेकिन जीव वैज्ञानिक नाम आप जरूर इसका ध्यान रखेंगे जो भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय फल क्या है, तो ये भी आप जानते होंगे कि आम है, लेकिन इसका जीव वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे कि आम का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मंजीफेरा इंडिका है, मंजीफेरा इंडिका इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, आपको पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है जिसे सोस भी बोला जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है, सोस है, जो आप देखते हैं कि गंगा नदी में रखा गया। अभी जो है इसको पालने के लिए गंगा नदी में अभ्यारण्य का भी जो है विस्तार किया जा रहा है। तो ये स्वच्छ जल में रहता है डॉल्फिन, और आपको पता है कि गंगा स्वच्छ है, तो इसीलिए वहां पर डॉल्फिन, जहाँ पे जो है वो स्वच्छ जल रहता है वहीं पे डॉल्फिन दिखता है, जहाँ पे गंदा पानी रहेगा वहां पे आपका डॉल्फिन नहीं दिखेगा। अभी आपको पटना से भागलपुर के बीच में बहुत सारे डॉल्फिन का विकास देखा गया और इसीलिए डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार अभ्यारण्य विकसित करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन या सोस। कह रहा है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न है। आपको पता होगा भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है भारत की, ठीक है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ है, ध्यान रखिएगा 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, जो भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखिए अभी जो है वो आधिकारिक रूप से माना जाए तो भारत के राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है। अगर आप आरटीआई फाइल करेंगे तो जो है वहां से मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो है वो ऐसा जो है हॉकी को स्टार्टिंग से बोला जाता है इसलिए राष्ट्रीय खेल बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल अभी वास्तविकता में किसी को दर्जा दिया नहीं गया है। लेकिन परीक्षा में अगर पूछता है तो इसका उत्तर हॉकी होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ऐसे आपका जो पूछेगा तो वो हॉकी ही होगा, लेकिन ये जो है आपका हॉकी सभी लोगों के लिए जो है ये नहीं है। देखते हैं कि जो है बहुत लोग क्रिकेट को मानते हैं, इसीलिए अभी तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा जिससे जो है किसी खास खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाए। लेकिन हॉकी जो है वो स्टार्टिंग से कहा जा रहा है, इसलिए हॉकी अभी राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ना कि है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है भारत, तो राष्ट्रीय मुद्रा भारत का रुपया है। आप लोग देखते हैं कि रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, इसी को विधि ग्राह्य मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर मनी कहा जाता है रुपया को ही, क्योंकि रुपया आप जो है किसी दुकान में सामान खरीदने जाते होंगे तो आप सामान खरीदते हैं और उसके बाद रुपया देते हैं तो आप वहां से आ जाते हैं, बिना रुपया के आपको सामान नहीं मिलेगा। यानी कि भारत की रुपया जो है वो लीगल टेंडर मनी है, यानी कि विधि ग्राह्य मुद्रा है। रुपया के बदले ही आप कोई सामान खरीद सकते हैं,
हैं, आप जो है वो भारत में लाकर दूसरे दूसरे देश के रुपया लाकर भारत में दीजिएगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि दूसरे देश की जो भी करेंसी है वो भारत के लीगल टेंडर मनी नहीं है, विधिग्राह मुद्रा नहीं है। भारत का विधिग्राह मुद्रा या लीगल टेंडर मनी कौन है? तो रुपया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे विधिग्राह मुद्रा कहेंगे किसको? तो कोई भी दुकानदार हमारी जो है सामान के बदले अगर रुपया दे रहे हैं तो उसे लेने से इनकार नहीं करेगा, यानी कि वो मेरा विधिग्राह मुद्रा है। अगर लेने से इनकार कर देता है तो वो मेरा विधिग्राह मुद्रा नहीं है। तो भारत की मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसका आईएसओ कोड, आप जानते हैं कि हर चीज का आईएसओ कोड होता है और इसका कोड INR है, यानी कि इंडियन रुपया है। ठीक है, कह रहा है आप देखते हैं कि रुपया पे र का निशान है, ये देवनागरी लिपि में है और लैटिन अक्षर में R से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देवनागरी में र से और लैटिन भाषा में R से व्यक्त किया जाता है रुपया को। इसे यानी कि र को या R को 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। एक प्रश्न पूछता है कि रुपया पर जो र लिखा हुआ है उसे भारत सरकार ने कब जारी किया? तो 2010 में जारी किया है, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपका देवनागरी में है और R जो है वो आपका लैटिन अक्षर में है। कह रहा है कि 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार इसको मान्यता दे दी। और अगर देखा जाए तो 8 जुलाई 2011 को, यानी कि एक साल बाद, रुपये के चिन्हों के साथ साथ भारत के सिक्कों की शुरुआत हुई। यानी कि अब 2011 से जो भी सिक्का आता है उस पे भी र लिखा हुआ रहता है। तो 2011 से सिक्का पे भी आने लगा। सिक्का का निर्माण टकसाल में किया जाता है। आपको पता होगा कि रुपया पर 1 रुपया के नोट पे भारत सरकार के वित्त सचिव का जो है वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है, जबकि आपका जो भी रुपया होता है 1 रुपया से अधिक का मनी, उस पे देखिएगा कि RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? तो आपको पता होगा गंगा है और इसकी लंबाई कितना है? तो 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। किसको? तो गंगा को। तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2510 है। इसे कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया। कह रहा है कि राष्ट्रीय दिवस, भारत में 3 राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, एक है आपका स्वतंत्रता दिवस। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हर वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो एक दिवस ये हुआ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया और उसके बाद उसी दिन हमारा देश ये संप्रभु राष्ट्र या गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म दिवस के अवसर पर 3 राष्ट्रीय दिवस भारत में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यही है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये आपका राष्ट्रीय दिवस है। अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पिता, भारत के राष्ट्रीय पिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। राष्ट्रीय पिता बापू भी बोला जाता है महात्मा गांधी को। तो राष्ट्रीय पिता किसको बोला जाता है भारत का? तो महात्मा गांधी को। सर्वप्रथम 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पे जो है वो रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। बापू अगर देखेंगे तो बापू महात्मा गांधी को सरोजनी नायडू ने कही थी, जबकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही इनका नाम पुकारा था। ठीक है, और अगर महात्मा देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा की उपाधि दिए थे। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वही कह रहा है कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में इन्हें राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसने कहा 1944 में? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने। फिर जाकर जब महात्मा गांधी की जो है वो गोली लगी थी, उसी समय जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें मारा था, तो उसी समय आपका जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें भी उस समय रेडियो से प्रसारण के माध्यम से इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और उसी समय से महात्मा गांधी को महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द जो है वो काफी फेमस हो गया था। लेकिन सर्वप्रथम अगर बोले तो सुभाष चंद्र बोस ही राष्ट्रपिता कहा। बापू सर्वप्रथम सरोजनी नायडू ने कही। अगर जो है महात्मा की उपाधि पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है
कि राष्ट्रीय लिपि, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो आप लोग को पता होगा ये देवनागरी है। आप हिंदी में लिखते हैं देखते हैं तो लिपि देवनागरी है। भारत के राजभाषा क्या है, हिंदी है। राजभाषा ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि अभी तक 22 भाषाओं को संविधान ने दर्जा दिया है, ठीक है। तो 22 भाषाओं को दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी भाषा आपका राष्ट्रभाषा नहीं है, आपका राजभाषा है। और राजभाषा भारत का क्या है, तो हिंदी है और लिपि देवनागरी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन राष्ट्रभाषा के जिक्र करे तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक बहुत सारे विविधता देखने के लिए मिलता है। और यही विविधता के बीच देखते हैं कि भारत में कितना एकता हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से विविधता में एकता बनाए रखने में भाषाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इस वजह से जो है भारत का कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है और राजभाषा हिंदी है, ठीक है। और अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता अभी दिया गया है, तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये आप संविधान में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे भी, ठीक है। अगला कह रहा है कि आर्टिकल 343 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। किसके अनुसार, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3431 के तहत। ध्यान रखिएगा, 1 की जगह क भी लिख दे, ए भी लिख दे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, राष्ट्रभाषा नहीं, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका कुछ था। इसके अलावा है कि भारत की राष्ट्रीय संवत क्या है, आपको पता है शक संवत, राष्ट्रीय संवत भारत की शक संवत है। और शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने कराया था। आप पढ़िएगा प्राचीन काल की इतिहास, उसी में आपको मिलेगा कुषाण वंश, और कुषाण वंश में आपको मिलेगा कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था, और वही कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जो भारत की राष्ट्रीय संवत है। आप ध्यान रखेंगे। आप कहिए कि जो है ये शक संवत अभी तो जो है वो जो 2021 चल रहा है, तो ये शक संवत आप देखिएगा न्यूज पेपर में कि जो है लिखा हुआ रहता है कि शक संवत वर्ष, तो जो है उसमें क्या करता है कि अभी जो वर्तमान में 2021 चल रहा है, तो ये ईस्वी में है, तो इसको आपको घटा देता है, तब आपका जो है वो निकल जाएगा क्या, तो शक संवत के अनुसार वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी ईस्वी में रहेगा उसको वर्तमान से घटा देगा, तो शक संवत का जो भी वर्ष होगा वो निकल जाएगा आपका। विक्रमी संवत की अगर बात करते हैं, तो विक्रमी संवत 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने चलाया था। पिछला बार दरोगा मेंस में प्रश्न भी पूछा कि विक्रमी संवत किसने चलाया, तो जो है वो विक्रमी संवत विक्रमादित्य ने चलाया था। कब चलाया था, तो 58 ईसा पूर्व में चलाया था। और अगर विक्रमी संवत को वर्तमान के ईयर में निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, ये ईसा पूर्व में है तो वर्तमान में 2021 है, इसमें आप क्या कीजिए, ईसा पूर्व में है तो उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ईसा पूर्व आप पीछे चल जाइएगा, तो यहाँ पर आप जो है वो 58 को जोड़ दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा क्या, तो ये विक्रमी संवत के अनुसार आपका वर्ष निकल जाएगा। शक संवत के अनुसार निकालना है तो घटा देंगे, क्योंकि ये आपका ईस्वी में है, यानी कि प्लस में है तो इसको घटाएंगे, जो माइनस में है उसको जोड़ेंगे। इसके अलावा एक और संवत है गुप्त संवत। ये था शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। ये था विक्रमी संवत जो 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने चलाया था। और एक है गुप्त संवत, ये 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। गुप्ता पीरियड पढ़िएगा इतिहास में, तो वहीं पर मिलेगा आपको गुप्त संवत। 319 ईस्वी में गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो इसको भी अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 2021 में ईस्वी में है तो 319 को घटा देंगे, तो ये भी आपका जो है वो गुप्त संवत के अनुसार वर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से वर्षों का हम आकलन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया, तो 78 ईस्वी में चलाया। विक्रमी संवत किसने चलाया, तो विक्रमादित्य ने चलाया। कब चलाया, तो 58 ईसा पूर्व में चलाया। इसके अलावा आपका गुप्त संवत किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलाया था। तो ये तीनों संवत आप ध्यान रखेंगे, लेकिन भारत की राष्ट्रीय संवत कौन है, शक संवत है, आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का क्या है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है।
और ये शक संवत पे ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। शक संवत पे ही आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित है और शक संवत के अनुसार आपका पहला महीना चैत होता है, ध्यान रखिएगा। चैत आपका पहला वर्ष का पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है शक संवत के अनुसार। तो ये था भारत के राष्ट्रीय, यानी कि जो है वो हम पिछला क्लास भी देखे थे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह, ये सब देख चुके थे। और इसके अलावा आपको इतना और राष्ट्रीय था जो आने वाला हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित इससे रहेगा, इसलिए आप सभी इसको बार बार देखें, इसको इतना तोड़ दें कि जो है तोड़ तोड़ कर इसको याद करें कि जो है वो कभी भी इसको भूले ही नहीं। जब तक जो है वो सांस तब तक ये क्लास याद रहे, ठीक है। जब तक मेरा सांस चले तब तक ये क्लास हमें याद रहे, इस उद्देश्य से आपको ये याद करना होगा। आप इसको देख रटना नहीं है, सिर्फ देखना है। देख देख कर जो है वो इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जब तक ये सांस चलेगी तब तक मेरे माइंड में ये बना रहेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम में बैठिए इसको इतना अच्छा से बनाइए कि जो है वो आपका सिस्टम ही हाल जाने, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट आपका कुछ और बिंदु है, कह रहा है कि प्रमुख पर्व। इसके अलावा कुछ प्रमुख पर्व था, एक छोटा टॉपिक था, इसको भी हमने सोचा कि डाल ही देते हैं। तो प्रमुख पर्व है आपका जो है कई राज्यों के पर्व है जो प्रश्न पूछते भी हैं। इसके अलावा हम आपको करेंट के माध्यम से भी कुछ पर्व हमेशा बताते रहते हैं, तो इतना देखते हैं और इसके अलावा करेंट के माध्यम से भी हम देंगे हैं। तो कह रहा है कि केरल में जो है वो बीसू है, बीसू बहुत फेमस पर्व है बीसू केरल में, और ओनम। ओनम बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि ओनम कहाँ का पर्व है, तो केरल का, या फिर बीसू कहाँ का है, तो केरल का। तमिलनाडु का पर्व पोंगल है, बहुत फेमस क्वेश्चन है पोंगल। पोंगल आपका कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुड्डी पर्व, ध्यान रखिएगा, गुड्डी पर्व शिवाजी जयंती और गणेश चतुर्थी या उत्सव, गणेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुड्डी पर्व कहाँ मनाया जाता है, या शिवाजी जयंती कहाँ मनाया जाता है, तो इसका उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बैसाखी है, बैसाखी पंजाब में। इसके अलावा कुछ हरियाणा में भी बसे हुए हैं सिख लोग, तो वो भी बैसाखी मनाते हैं, तो पंजाब या हरियाणा भी कह सकते हैं। और बैसाखी किसके द्वारा मनाया जाएगा, तो सिखों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पांचवा है बिहू पर्व, तो बिहू असम का पर्व है, ध्यान रखिएगा, असम में बिहू मनाया जाता है। नुआखाई, नुआखाई बहुत फेमस पर्व है, नुआखाई चैत्र यात्रा, चैत्र यात्रा, धानु यात्रा और बाली यात्रा, बाली यात्रा, नुआखाई, चैत्र यात्रा और धानु यात्रा, ये सब आपका ओडिशा का पर्व है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर हम बोल देते हैं, इसको लिखिएगा, नुआखाई, चैत्र यात्रा, धानु यात्रा और बाली यात्रा, तो ये सब आपका ओडिशा का पर्व है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संगाई महोत्सव है, संगाई महोत्सव या उत्सव आपका मणिपुर का है, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड का है, हॉर्नबिल उत्सव बहुत फेमस है, प्रश्न पूछता है हॉर्नबिल, तो नागालैंड का है। बोनालू उत्सव भी पूछता है इधर आकर, जो है वो रेलवे पिछला बार जो है बहुत प्रश्न पूछा था बोनालू उत्सव, तो बोनालू उत्सव तेलंगाना का है। तवांग उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश। और एक पर्व है अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला का आयोजन असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है असम में, और वहीं पे अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ये है कि बसंत उत्सव, बसंत उत्सव का आयोजन कहाँ, तो खिल्ला होबे, यानी कि पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में आपका बसंत उत्सव का आयोजन किया जाता है। खिल्ला होबे दिवस 16 अगस्त, ठीक है, ध्यान रहे। तो बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में आयोजन किया जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण बिंदु था, आप सभी इसको जो है बार बार देखें और इसको कंप्लीट अच्छा नोट्स बनाएं और इसको हमेशा अपने माइंड में रखें, ताकि जो है कभी नहीं भूले। और ये कंफर्म है कि इससे आपका परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देखते रहें। और इसके आगे भी आपका स्टैटिक्स जीके का भी और वीडियो जाएगा, अभी मात्र जो है ये दूसरा ही वीडियो है, अभी और जाएगा। आप सभी इसका अच्छा से तैयारी करते रहें और बार बहुत मेहनत करें, बिना मेहनत के कोई भी कुछ भी नहीं मिल सकता है, इसलिए आप सभी मेहनत करते रहें। चलिए आज यहीं तक, और फिर जो है आपको करंट का जो है वीडियो जाएगा, जा भी रहा है, आप उसको देखते रहें। और बाकी जो भी उत्सव से संबंधित रहेगा वो सब करंट के माध्यम से भी मिलते रहता है आपको, उसको भी आप जो है वो नोट करते रहिएगा। एक कॉपी अलग बना ही लीजिएगा जो है स्टैटिक्स जीके का, और इसको बार बार आप देखते रहें, ठीक। आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे स्टैटिक्स जीके में, लेकिन इसके बाद आपको करंट में हम मिलेंगे। तो अभी थोड़ा समय की व्यस्तता है, जिसके वजह से आपका स्टैटिक्स जीके का कम वीडियो जा रहा है, लेकिन आपको स्टैटिक्स जीके का सभी वीडियो मिल जाएगा, आप इसके लिए चिंता ना करें,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के बीच। लेकिन फिर जाते जाते मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर जो है वो कभी रुके नहीं, शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।